नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है कि ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस किया जाना है यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है, जो कि वार्षिक रूप से संयोजित होती है और प्रत्येक किस्त 5808 रुपये की है, तो इस योजना में लिए जाने वाले कुल ब्याज का 60% ज्ञात करें। हमसे पूछ के रहे कुल ब्याज का 60% पूछ रहे हैं। तो देखिए कुल ब्याज का 60% निकालने के लिए हमें सबसे पहले कुल ब्याज निकालना होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10%। तो देखिए हम इस 10% को सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 10% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/10। अब देखिए हम यहाँ से पहले किस्त के प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो और दूसरे किस्त के प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए पहले किस्त का प्रिंसिपल अगर 10 यूनिट होगा तो अमाउंट कितना होगा 10 पे 1 का ब्याज मिलेगा यानी 11 यूनिट। दूसरे किस्त का प्रिंसिपल अगर 100 यूनिट होगा तो अमाउंट कितना होगा 121 यूनिट। अब देखिए यहाँ से दोनों किस्त हमारा निकल के आ गया। पहला किस्त निकल के आ गया 11 यूनिट और दूसरा किस्त निकल के आ गया 121 यूनिट। और हमें क्वेश्चन में दिया कि दोनों किस्त क्या है, समान है। अब देखिए यहाँ से जो हमारा किस्त निकल के आ रहा है वो हमारा समान निकल के नहीं आ रहा है, तो हम सबसे पहले किस्त को समान करेंगे। अब देखिए इस 11 को भी हम 121 बनाएंगे। 11 को 121 बनाने के लिए हम इसमें 11 से गुना करेंगे। अब देखिए यहाँ 11 से गुना करें तो हमें यहाँ भी 11 से गुना करना होगा। अब देखिए यहाँ से हमारा दोनों किस्त क्या निकल के गया, बराबर निकल के गया। और हम यहाँ टोटल जो है प्रिंसिपल बता पाएंगे। देखिए टोटल प्रिंसिपल कितना हो जाएगा। यहाँ हमारा प्रिंसिपल है 110 यूनिट और यहाँ प्रिंसिपल कितना है 100 यूनिट। ये हमारा हो जाएगा 210 यूनिट। टोटल हमारा प्रिंसिपल कितना निकल के गया 210 यूनिट। अब देखिए यहां से हमारा प्रत्येक किस्त कितना निकल के आ रहा है, प्रत्येक किस्त निकल के आ रहा है 121 यूनिट का। प्रत्येक किस्त हमारा निकल के आ रहा है 121 यूनिट का। और हमें क्वेश्चन में प्रत्येक किस्त कितना दिया है 5808 रुपए का। प्रत्येक किस्त दिया हुआ है 5808 रुपए का। अब देखिए 121 यूनिट का हमें वैल्यू दिया हुआ है, तो हम यहां से सबसे पहले 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 48 रुपये हो जाएगा। अब देखिए 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया तो हम यहाँ से टोटल प्रिंसिपल यानी इस 210 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ से 210 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे। 210 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 210 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10,000। ये हमारा हो जाएगा 10,080। ये हमारा हो जाएगा 10,080। अब देखिए यहाँ से हमारा टोटल प्रिंसिपल निकल के आ गया। टोटल प्रिंसिपल कितना निकल के आ गया, टोटल प्रिंसिपल हमारा निकल के आ गया 10,080 रुपया। अब देखिए हम यहाँ से टोटल अमाउंट निकाल सकते हैं। देखिए टोटल अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 किस्त है तो दोनों किस्त बराबर है, तो हम इस किस्त में 2 से गुना करेंगे तो हमारा टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट निकालने के लिए हम इस किस्त में 2 से गुना करेंगे। हम इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 11,616। ये हमारा हो जाएगा 11,616 रुपये। अब देखिए यहाँ हमें प्रिंसिपल और अमाउंट पता चल गया तो हम यहाँ से ब्याज बता पाएंगे। यहाँ से ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे। तो देखिए अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, हम यहाँ अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20 और 16 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 1,536 रुपये। अब देखिए यहाँ से हमारा टोटल जो है ब्याज क्या निकल के आ गया 1,536 रुपये निकल के आ गया। और हमसे पूछ के रहे ब्याज का 60%, यानी इसका हमसे 60% पूछ रहा है। 1,536 का 60% पूछ रहा है। तो देखिए हम यहाँ से 60% निकाल सकते हैं। हम इसे अगर यहाँ से 0 से 0 काट लेते हैं। हम इसे 20 से नहीं काटते हैं क्योंकि हम यहाँ भाग देंगे तो यहाँ दशमलव में हमें चेंज करना होगा, तो 10 हमारा नीचे रहेगा तो आसानी से हम चेंज कर पाएंगे। अब देखिए हम इसमें 6 से गुना करेंगे। 6 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 36, हाथ में 3, ये हमारा हो जाएगा 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, हाथ में 2, ये हमारा हो जाएगा 90।
90 और 2 कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा। अब देखिए हम इसमें 10 से भाग देंगे तो एक अंक से पहले हमारा दशमलव लगेगा, यानी यहाँ से हमारा 60% क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा 60% निकल के आ गया 921.6 रुपया निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 921.6 रुपया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 5250 रुपये की एक राशि 11% प्रतिवर्ष की दर से कितने समय में साधारण ब्याज पर 9870 रुपया हो जाएगी। हमसे पूछ क्या रहे हैं, हमसे पूछ रहे समय। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ है, हमें अमाउंट कितना दिया हुआ है, हमें अमाउंट दिया हुआ है 9870 रुपये। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल हमें कितना दिया, प्रिंसिपल दिया है 5250 रुपये। और हमें क्या दिया, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया 11% प्रतिवर्ष। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है समय, हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है समय। अब देखिए यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है साधारण ब्याज की दर से ब्याज काउंट हो रहा है, तो देखिए हम यहाँ ब्याज निकालने के लिए हमें अमाउंट दिया हुआ है और प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे तो यहाँ हमारा क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ हमारा निकल के आ जाएगा साधारण ब्याज। अब देखिए हम यहाँ माइनस करेंगे अमाउंट में से प्रिंसिपल, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0.02664, यानी ये हमारा हो जाएगा 4620 रुपया। एसआई कितना निकल के आ गया, 4620 रुपया निकल के आ गया। और हमसे पूछ के रहे टाइम पूछ रहे, तो देखिए हम यहाँ सबसे पहले निकालेंगे टाइम निकालने के लिए एसआई को हम प्रतिशत में निकालेंगे कि एसआई जो है कितना प्रतिशत है प्रिंसिपल का। तो देखिए एसआई कितना मिला है 4620 रुपया, कितने पर 5250 रुपये पर गुने 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा एसआई प्रतिशत में निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से एक जीरो काट सकते हैं, हम इसे अगर 25 से काटेंगे तो ये 25 से 4 बार में जाएगा, इसे 25 से काटेंगे तो ये 25 से जाएगा 2 बार में, हाथ में 2, ये हमारा हो जाएगा 25 जाएगा 25 से 1 बार में। अब देखिए 21 से अगर हम इसे काटेंगे तो ये 21 से जाएगा 2 बार में, हाथ में आ जाएगा 4, ये हमारा हो जाएगा 42 जाएगा 21 से 2 बार में। अब देखिए यहाँ से हमारा निकल के आ गया 22 गुने 4%, ये हमारा हो जाएगा 88%। अब देखिए टोटल एसआई कितना निकल के आ गया, टोटल एसआई निकल के आ गया 88%। और जब ब्याज साधारण ब्याज के दर से काउंट होता है तो हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। यानी यहाँ हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 11%, यानी पहले साल अगर हमें प्रिंसिपल का 11% ब्याज मिला होगा तो दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 11% ही ब्याज मिला होगा। तो देखिए कितने सालों में हमें टोटल जो है प्रिंसिपल का 88% ब्याज मिलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट में एक वर्ष टोटल जो है एसआई में हम रेट ऑफ इंटरेस्ट से भाग देंगे तो यहाँ से हमारा टाइम निकल के आ जाएगा। देखिए हमारा परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 11 से अगर हम 88 को काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 8 बार में, यानी यहाँ से हमारा टाइम क्या निकल के आ गया, 8 वर्ष निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 8 वर्ष। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन यदि ब्याज छमाही आधार पर चक्रवृद्धि होता है तो 40,000 रुपये की राशि पर 20% की वार्षिक दर से 2 वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रहे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहे। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है, हमें प्रिंसिपल कितना दिया, हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 40,000 रुपये, प्रिंसिपल कितना दिया 40,000 रुपये। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 20% वार्षिक, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 20% वार्षिक। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, टाइम दिया हुआ है, हमें टाइम कितना दिया, हमें टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष 6 माह का हमें टाइम दिया हुआ है। और हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे सीआई, हमसे पूछ क्या रहे सीआई पूछ रहे। और हमें क्वेश्चन में दिया कि ब्याज जो है 6 माही आधार पर संयोजित हो रहा है, यानी ब्याज जो है हर 6 माह बाद काउंट किया जा रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है, वार्षिक दिया हुआ है, और ब्याज जो है हर 6 माह पे काउंट किया जा रहा है। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट वार्षिक दिया हुआ है, इसका मतलब ये होगा कि एक वर्ष में प्रिंसिपल का 20% ब्याज मिल रहा होगा। जब 6 माह पे काउंट किया जाएगा तो ब्याज क्या मिलेगा, इसका आधा, यानी 6 माही आधार पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इसका आधा 10% हो जाएगा, 10% 6 माही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ समय क्या दिया हुआ है, यहाँ समय दिया 2 वर्ष 6 माह का,
तो देखिए 2 वर्ष में कितना छमाही होगा, 4 छमाही और 1 छमाही, ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा, 5 छमाही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ गया 10% छमाही और 5 छमाही निकल के आ गया। तो हम यहाँ 5 छमाही का CI काउंट करेंगे। हम यहाँ 1 2 3 4 5 छमाही का हम यहाँ CI काउंट करेंगे। अब देखिए पहले छमाही प्रिंसिपल का हमें 10% ब्याज मिलेगा। तो देखिए प्रिंसिपल कितना है, 40,000 रुपया, उसका अगर हम 10% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4,000 रुपया हो जाएगा। पहले छमाही प्रिंसिपल का 10% ब्याज मिलेगा, दूसरे छमाही प्रिंसिपल का 10% ब्याज मिलेगा, तीसरे छमाही भी प्रिंसिपल का 10% ब्याज मिलेगा, चौथे छमाही भी प्रिंसिपल का 10% ब्याज मिलेगा और पांचवें छमाही भी प्रिंसिपल का 10% ब्याज मिलेगा। लेकिन यहाँ जो ब्याज काउंट हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज के दर से ब्याज काउंट हो रहा है। तो देखिए जब ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के दर से काउंट होता है तो हमें पहले साल केवल प्रिंसिपल पे ब्याज मिलता है, लेकिन दूसरे साल हमें प्रिंसिपल पे तो ब्याज मिलता ही है, प्लस का हमें क्या मिलता है, जो पहले साल ब्याज मिला होता है उस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है। तो देखिए पहले छमाही में हमें केवल प्रिंसिपल पे ब्याज मिलेगा, दूसरे छमाही में प्रिंसिपल पे तो ब्याज मिलेगा ही, प्लस का हमें क्या मिलेगा, जो पहले छमाही में ब्याज मिला है उसका भी हमें 10% ब्याज मिलेगा। तो देखिए 4,000 का अगर हम 10% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। अब हम यहाँ टेबल पढ़ेंगे, ये हमारा हो जाएगा 800, ये हमारा हो जाएगा 800, 1200 और ये हमारा हो जाएगा 1600। अब देखिए ये हमारा कैसे निकल के आता है, देखिए 800 कैसे निकल के आएगा, तीसरे छमाही में हमें प्रिंसिपल का 10% ब्याज मिलेगा, प्लस का हमें क्या मिल जाएगा, जो 2 छमाही तक ब्याज मिला है उसका भी हमें 10% ब्याज मिलेगा। तो देखिए 4,000 का अगर हम 4,000 प्लस 4,000 8,000 का 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा, इसका भी हमें मिलना बाकी है। अब देखिए चौथे छमाही में हमें प्रिंसिपल का 10% ब्याज मिलेगा, प्लस का हमें क्या मिलेगा, जो 3 छमाही तक ब्याज मिला है उसका भी हमें 10% ब्याज मिलेगा, यानी 4,000 4,000 4,000 ये हमारा हो जाएगा 12,000, 12,000 का 10% कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1,200। अब देखिए पांचवी छमाही में हमें प्रिंसिपल का 10% ब्याज मिलेगा, प्लस का हमें क्या मिल जाएगा, जो 4 छमाही तक ब्याज मिला है उसका भी हमें 10% ब्याज मिलेगा, यानी 4,000 4,000 4,000 4,000 ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया 16,000। 16,000 का अगर हम 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 1,600। तो यहाँ हम निकाल के ना हम यहाँ टेबल पढ़ लेते हैं तो हमारा वही निकल के आता है। अब देखिए यहाँ जो है तीसरे छमाही में हमें 800 तो मिल गया, प्लस का और क्या मिलेगा, यानी 4,000 4,000 पर तो मिल गया, प्लस का हमें इस 400 का भी 10% ब्याज मिलेगा। 400 का 10% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 40। 400 का 10% निकालेंगे 40। अब देखिए चौथे छमाही में हमें इस पे तो ब्याज मिल गया था 4,000 4,000 4,000 पे, और हमें क्या मिलेगा, इस पे ब्याज मिलेगा 400 और 800 पे। 400 800 कितना हो जाएगा, 1,200। 1,200 का 10% निकालेंगे ये हमारा कितना हो जाएगा, 1,200 का 10% निकालेंगे ये हमारा हो जाएगा 120। और हमें क्या मिल जाएगा, इस 40 का हमें 10% मिलेगा, 40 का 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4। अब देखिए पांचवें छमाही में हमें 1600 तो मिल गया था, इस पे बच गया 400 प्लस 800 प्लस का 1,200, ये हमारा कितना हो जाएगा 2,400। 2,400 का अगर हम 10% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2,400 का 10% 240। बच गया हमारा, ये हमारा बच गया 40 और 120, ये हमारा हो जाएगा 160। 160 का अगर हम 10% निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16 और 4 बच गया। 4 का अगर हम 10% निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.4। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, हमारा निकल के आ जाएगा टोटल CI। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20,000, ये हमारा हो जाएगा 20,000, प्लस इसे ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1,600 और 400 2,000 और 1,200 और 800 2,000, ये हमारा हो जाएगा 4,000, ये हमारा हो जाएगा 4,000, प्लस इसे ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 40 और 240 280 280 और 20 300 300 और 100 कितना हो जाएगा 400 400 और इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 420.4। अब देखिए इसे ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा टोटल CI निकल के आ जाएगा, टोटल CI निकल के आ जाएगा 24,000, टोटल CI निकल के आ जाएगा 24,420.4। यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल गया, 24,420.4 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 100 रुपए की राशि पर 9% की दर से 2 वर्ष के लिए CI और SI का अंतर 20.25 रुपए है, x का मान क्या होगा। हमसे पूछ के रहे x का मान पूछ रहे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में
रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 9%, और हमें टाइम क्या दिया, हमें टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष का, हमें टाइम क्या दिया, 2 वर्ष का हमें टाइम दिया हुआ है, और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, CI माइनस SI दिया हुआ है। अब देखिए हम यहाँ सबसे पहले परसेंटेज में 2 वर्ष का CI और SI निकालेंगे। तो देखिए हम यहाँ SI निकालेंगे अगर 2 वर्ष का, हम यहाँ SI निकालेंगे 2 वर्ष का, तो देखिए साधारण ब्याज पर जब ब्याज काउंट किया जाता है तो हमें प्रत्येक साल ब्याज क्या मिलता है, बराबर मिलता है। यानी पहले साल अगर हमें प्रिंसिपल का 9% ब्याज मिलेगा तो दूसरे साल भी हमें प्रिंसिपल का 9% ब्याज मिलेगा। यानी टोटल जो है SI कितना मिल जाएगा, टोटल SI मिल जाएगा प्रिंसिपल का 18%। अब देखिए जब हम CI काउंट करेंगे, तो पहले साल हमें प्रिंसिपल का 9% ब्याज मिलेगा, दूसरे साल हमें प्रिंसिपल का 9% ब्याज मिलेगा ही, प्लस का हमें और क्या मिल जाएगा, जो पहले साल ब्याज मिला है उस ब्याज का भी हमें 9% ब्याज मिलेगा। तो देखिए 9 का अगर हम 9% निकालेंगे, 9 का 9% निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.81% हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये हमारा टोटल जो है CI क्या हो जाएगा, 18.81% हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ CI माइनस SI निकालेंगे, हम यहाँ CI माइनस SI निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.81%। और हमें क्वेश्चन में CI माइनस SI क्या दे, हमें क्वेश्चन में CI माइनस SI दिया है 20.25 रुपये, यानी इसका वैल्यू हमें क्वेश्चन में 20.25 रुपये दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ 2 अंक से पहले हमारा दशमलव है और यहाँ भी 2 अंक से पहले दशमलव है, तो हम दशमलव से दशमलव काट सकते हैं। यानी यहाँ से हमारा 81% का वैल्यू क्या निकल के आ गया, वैल्यू निकल के आ गया 2025 रुपया। अब देखिए 81% का हमें वैल्यू पता चल गया और हमसे पूछ कर एक्स का मान, यानी एक्स क्या है, प्रिंसिपल है। तो देखिए प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। हमें 81% का वैल्यू पता है तो हम यहाँ से 100% का वैल्यू बता पाएंगे। अब देखिए अगर हम इसे अगर काटेंगे 81 से, तो ये हमारा 81 से कटेगा क्या, एक बार हम चेक कर लेते हैं। 81 से अगर हम इसे काटेंगे तो 81 दूना कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 81 दूना 162। हम इसमें से 162 माइनस करेंगे, हमारा कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। बच क्या जाएगा हमारा 405। 405 को अगर 81 से काटेंगे तो 5 बार में जाएगा, यानी ये हमारा 81 से पूरे कट जाएगा। यानी यहाँ से 1% का वैल्यू हमारा हो जाएगा, 1% का वैल्यू हो जाएगा 25 रुपया। 1% का वैल्यू क्या निकल के आ गया, 25 रुपया निकल के आ गया। तो हम यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 100% का वैल्यू हो जाएगा 2500 रुपया। 100% का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 2500 रुपया। यानी एक्स का वैल्यू यानी प्रिंसिपल क्या निकल के आ गया, 2500 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 5 दिन, 6 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम करते हुए वे उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया, हमारा समय दिया 5 दिन, दूसरा समय दिया 6 दिन और तीसरा समय दिया 10 दिन। तो हम सबसे पहले इन तीनों समय का एलसीएम निकालेंगे। हम सबसे पहले इन तीनों समय का एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए 5, 6 और 10 का हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ टोटल काम को मान लेते 30 यूनिट। एलसीएम हमारा 30 निकल के आया तो हम यहाँ टोटल काम को मान लेते 30 यूनिट। अब देखिए इस 30 यूनिट काम को जब अकेले ए कर रहा है तो 5 दिन का समय लग रहा है, जब अकेले बी कर रहा है तो 6 दिन का समय लग रहा है, और जब अकेले सी कर रहा है तो 10 दिन का समय लग रहा है। तो देखिए यहाँ से हम इनका एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। देखिए ए जो है 5 दिन में 30 यूनिट काम कर रहा है तो 1 दिन में कितना काम कर रहा होगा, 6 यूनिट काम कर रहा होगा। बी जो है 6 दिन में 30 यूनिट काम कर रहा है तो 1 दिन में कितना काम कर रहा होगा, 5 यूनिट काम कर रहा होगा। और सी जो है 10 दिन में 30 यूनिट काम कर रहा है तो 1 दिन में कितना काम कर रहा होगा, 3 यूनिट। अब देखिए यहाँ से तीनों का एफिशिएंसी निकल के आ गया और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहे हैं कि अगर तीनों एक साथ मिलके काम करेंगे, तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों अगर एक साथ मिलके काम करेंगे तो तीनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा। ए का एफिशिएंसी है 6 यूनिट, बी का एफिशिएंसी कितना है 5 यूनिट, ये हमारा कितना हो जाएगा 11 यूनिट, और सी का एफिशिएंसी कितना है 3 यूनिट। यानी हमारा टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हमारा हो जाएगा 14 यूनिट। यानी तीनों का एफिशिएंसी कितना है 14 यूनिट है। अब देखिए 14 यूनिट के एफिशिएंसी के साथ 30 यूनिट काम करेंगे तो समय कितना लग जाएगा, समय लग जाएगा 30/14 दिन का, 30/14 दिन का समय लगेगा।
हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं अगर 14 से काटेंगे तो 14 दूनी 28, ये हमारा हो जाएगा 2 सही 2/14। हम इसे और लिख सकते हैं 2 सही 1/7 दिन। यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ गया कि अगर तीनों एक साथ मिलकर उस काम को करेंगे तो काम को पूरा करने में 2 सही 1/7 दिन का समय लगेगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी ए से 15% अधिक कुशल है, दोनों ने 4 दिन तक एक साथ कार्य किया, शेष कार्य को सी ने 8 दिनों में पूरा किया, ए बी और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है, तो देखिए हम सबसे पहले इस 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/4। अब देखिए हम यहाँ से ए और बी के इफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं, हम यहाँ से ए और बी के इफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। अब देखिए ए का इफिशिएंसी अगर 4 यूनिट होगा तो बी का इफिशिएंसी 4 पे 1 ज़्यादा यानी कितना होगा 5 यूनिट। अब देखिए यहाँ से इफिशिएंसी का रेशियो निकल के आ गया, यहाँ से इफिशिएंसी का रेशियो निकल के आ गया तो हम यहाँ से टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं। टाइम का रेशियो क्या होगा, इफिशिएंसी के रेशियो का ऑपोजिट यानी टाइम का रेशियो होगा 5:4। अब देखिए टाइम का रेशियो यहाँ हमारा निकल के आ गया कि ए को उस काम को करने में अगर अकेले 5 यूनिट समय लग रहा होगा तो बी को कितना लग रहा होगा 4 यूनिट, और हमें क्वेश्चन में दिया कि ए को कितना समय लग रहा है 15 दिन, यानी इस 5 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 15 दिन दिया हुआ है, तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 दिन, 1 यूनिट का वैल्यू 3 दिन होगा तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 दिन। अब देखिए यहाँ से बी का समय क्या निकल गया कि बी जो है उस काम को 12 दिन में अकेले कर सकता है। अब देखिए हम यहाँ टोटल काम निकाल लेते हैं। टोटल काम निकालने के लिए हम किसी एक के समय में उसकी इफिशिएंसी से गुना करेंगे तो हमारा टोटल काम निकल के आ जाएगा। तो देखिए ए की इफिशिएंसी से अगर हम ए के समय में गुना करेंगे तो 4 में 15 से गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा टोटल काम क्या हो जाएगा 60 यूनिट। टोटल काम क्या हो जाएगा 60 यूनिट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है कि दोनों ने 4 दिन तक एक साथ काम किया। तो देखिए जब ए प्लस बी अगर 4 दिन काम करेंगे, जब ए प्लस बी 4 दिन काम करेंगे एक साथ, 4 दिन एक साथ काम करेंगे तो कितना काम हो पाएगा। ए जो है एक दिन में अगर 4 यूनिट काम कर रहा होगा तो बी एक दिन में 5 यूनिट, यानी दोनों मिलके एक दिन में 9 यूनिट काम कर रहे होंगे तो 4 दिन में कितना काम होगा 4 × 9, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 36 यूनिट। अब देखिए टोटल काम कितना था 60 यूनिट, जिसमें से ये दोनों मिलके 36 यूनिट काम कर दिए, यानी शेष काम कितना बच गया, शेष काम कितना बच गया। शेष काम निकालने के लिए 60 में से माइनस करेंगे 36, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 24 यूनिट। अब देखिए शेष काम 24 यूनिट बच गया और हमें क्वेश्चन में दिया कि शेष काम को सी ने 8 दिन में पूरा किया। अब देखिए सी जो है 8 दिन में 24 यूनिट काम कर रहे हैं, 8 दिन में 24 यूनिट काम कर रहा है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं सी जो है एक दिन में कितना काम करेगा, सी जो है एक दिन में कितना काम करेगा। उसके लिए हम इस 24 में 8 से भाग देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3, यानी सी जो है एक दिन में कितना काम करेगा 3 यूनिट काम करेगा। यहाँ से सी का इफिशिएंसी क्या निकल के आ गया, यहाँ से सी का इफिशिएंसी निकल के आ गया 3 यूनिट। अब देखिए सी का इफिशिएंसी हमें पता चल गया तो हम यहाँ से सी का समय निकाल सकते हैं। सी जो है टोटल 60 यूनिट काम 3 यूनिट के इफिशिएंसी से करने में कितना समय लगेगा, 20 दिन का समय लगेगा, यानी यहाँ से सी का समय क्या निकल के आ गया, सी का समय निकल के आ गया 20 दिन। और हमसे पूछ रहे कि तीनों अगर एक साथ करेंगे तो काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए ए का इफिशिएंसी कितना है 4 यूनिट, बी का इफिशिएंसी कितना है 5 यूनिट और सी का इफिशिएंसी कितना है 3 यूनिट, यानी तीनों एक साथ करेंगे तो टोटल इफिशिएंसी कितना हो जाएगा 4 + 5, ये हमारा कितना हो जाएगा 9, 9 + 3 कितना हो जाएगा 12, यानी तीनों अगर एक साथ करेंगे ए प्लस बी प्लस सी तो इफिशिएंसी कितना हो जाएगा 12 यूनिट। 12 यूनिट इफिशिएंसी के साथ 60 यूनिट काम करने में कितना समय लग जाएगा, 5 दिन का समय लग जाएगा। यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल गया, यहाँ से हमारा आंसर निकल गया 5 दिन। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 16 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं और पाइप सी उस पूरे भरे टंकी को अकेले 1 घंटे में खाली कर सकता है। सभी पाइपों को एक साथ प्रातः 10:30 बजे खोल दिया गया, लेकिन सी को अपराह्न 2:30 बजे बंद कर दिया गया। अगर उसी दिन को 8:30 बजे अपराह्न टंकी भर गई तो एक्स का मान क्या है। हमसे पूछ के रहे एक्स का मान पूछ रहे।
तो देखिए x का मान निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया, हमारा समय दिया 16 घंटा, दूसरा समय दिया 24 घंटा। तो हम सबसे पहले इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए 16 और 24 का हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 48। अब देखिए हम यहाँ टंकी की धारिता मान लेते हैं 48 यूनिट, हम यहाँ टंकी की धारिता मान लेते हैं 48 यूनिट। अब देखिए 48 यूनिट पानी जब अकेले ए भर रहे, जब अकेले ए भर रहे तो 16 घंटा का समय लग रहा है, और 48 यूनिट पानी जब अकेले बी भर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 24 घंटा का समय लग रहा है। अब देखिए यहाँ से हम इन दोनों का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए ए जो है 16 घंटा में 48 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना पानी भर होगा, 3 यूनिट, और बी जो है 24 घंटा में 48 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना पानी भरा होगा, 2 यूनिट पानी भरा होगा। अब देखिए यहाँ से दोनों का इफिशियंसी निकल के आ गया, और हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया कि सभी पाइपों को एक साथ प्रातः 10:30 बजे यानी 10:30 AM में खोला गया, लेकिन सी को जो है 2:30 PM में बंद कर दिया गया और टंकी जो है उसी दिन 8:30 PM में भर गई। तो देखिए दो पाइप यानी ए और बी 10:30 AM से 8:30 PM तक चले होंगे। तो देखिए 10:30 AM से 8:30 PM तक टोटल समय कितना होगा, टोटल समय कितना हो जाएगा, टोटल समय हो जाएगा 10 घंटा, यानी 10 घंटा के लिए ए और बी दोनों पाइप जो है चले होंगे। तो देखिए ए और बी ए प्लस बी अगर 10 घंटा काम करेंगे, 10 घंटा एक साथ काम करेंगे तो कितना पानी भर देंगे। देखिए ए जो है 1 घंटा में 3 यूनिट पानी भर रहा है और बी जो है 1 घंटा में 2 यूनिट पानी भर रहा है, यानी दोनों मिलके 1 घंटा में 5 यूनिट पानी भरेंगे। 1 घंटा में 5 यूनिट पानी भरेंगे तो 10 घंटा में 5 गुने 10 ये हमारा कितना हो जाएगा 50 यूनिट। अब देखिए दोनों जो है 10 घंटा में 50 यूनिट पानी भर सकते हैं, दोनों जो है 10 घंटे में 50 यूनिट पानी भर सकते हैं, लेकिन टंकी की जो धारिता है, टंकी की जो धारिता है वो कितना है 48 यूनिट। अब देखिए 48 यूनिट धारिता है और 50 यूनिट पानी भर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि 2 यूनिट पानी निकल रहा होगा। अब देखिए वो 2 यूनिट पानी कौन निकाल रहा होगा, 2 यूनिट पानी जो है वो सी निकाल रहा होगा। सी जो है 2 यूनिट पानी कितना समय में निकाल रहा है, सी जो है 2 यूनिट पानी कितना समय में निकाल रहा है, सी जो है कब बंद किया जा रहा है 2:30 PM में। देखिए 10:30 AM से 2:30 PM तक समय कितना हो जाएगा, समय कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा 4 घंटा, यानी 4 घंटा में सी जो है 2 यूनिट पानी को निकालने में 4 घंटा का समय लग रहा है। सी जो है 2 यूनिट पानी निकालने में 4 घंटे का समय ले रहा है, तो पूरे की टंकी को खाली करने में यानी 48 यूनिट पानी निकालने में कितना समय लेगा, 48 यूनिट पानी निकालने में कितना समय लगेगा। इस 2 को 48 बनाने के लिए हमें इसमें 24 से गुना करना होगा। अगर हम इस साइड 24 से गुना करेंगे तो हमें इस साइड भी 24 से गुना करना होगा। 4 में 24 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 96 घंटा, यानी सी को पूरे टंकी को खाली करने में कितना समय लग जाएगा, 96 घंटा का समय लगेगा। और हमें क्वेश्चन में दिया कि सी जो है पूरे भरे टंकी को x घंटे में खाली कर रहा था, और x का वैल्यू यहाँ हमारा क्या निकल गया, 96 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल गया, 96 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है क्रमशः 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर व्यास के 3 नल है, उनके माध्यम से प्रवाहित जल का अनुपात उनके व्यास के वर्ग के अनुपात के बराबर है। सबसे बड़ा नल अकेले एक खाली टंकी को 81 मिनट में भर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में 3 नल का हमें व्यास दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में 1, 2, 3 नल का हमें व्यास दिया हुआ है। हमें व्यास क्या दिया है, हमें व्यास क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, पहले नल का व्यास दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, दूसरे नल का व्यास दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और तीसरे नल का व्यास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। और हमें क्वेश्चन में दिया कि उनके माध्यम से जो जल प्रवाहित हो रहा है उनके व्यास के वर्ग के अनुपात में जल प्रवाहित हो रहा है। यानी हम यहाँ से जल प्रवाहित के इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहाँ से जल प्रवाहित के इफिशियंसी का रेशियो निकालेंगे तो इफिशियंसी का रेशियो हो जाएगा व्यास के वर्ग के रेशियो के बराबर, यानी ये हमारा हो जाएगा 4:9:16। यानी पहले नल से 1 मिनट में अगर 4 यूनिट जल प्रवाहित हो रहा होगा तो दूसरे नल से 1 मिनट में 9 यूनिट और तीसरे नल से 1 मिनट में 16 यूनिट जल प्रवाहित हो रहा होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि सबसे बड़ा नल अकेले एक खाली टंकी को 81 मिनट में भर सकता है। अब देखिए सबसे बड़ा नल के भरने का हमें समय दिया हुआ है और हमें तीनों नल का इफिशियंसी पता है। तो देखिए सबसे बड़ा नल कौन सा होगा, तीसरा नल। अब देखिए तीसरे नल की इफिशियंसी से
उसके द्वारा भरने में लिए गए समय में गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, टंकी का धारिता निकल के आ जाएगा। यहाँ से टंकी का धारिता हो जाएगा, यहाँ से टंकी का धारिता हो जाएगा 81 गुने 16। अब देखिए हम यहाँ 81 में 16 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 16 के 6, हाथ में 1, उसके बाद 8 में अगर गुना करेंगे 16 से तो 128, 128 में 1 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 129। यानी यहाँ से टंकी का धारिता निकल के आ गया, टंकी का धारिता निकल के आ गया 1296। और हमसे पूछ रहा है अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पहला नल जो है 1 मिनट में 4 यूनिट पानी भरेगा, दूसरा नल 1 मिनट में 9 यूनिट और तीसरा नल जो है 1 मिनट में 16 यूनिट पानी भरेगा। यानी तीनों को अगर एक साथ खोला जाएगा तो 1 मिनट में कितना पानी भर पाएगा, 1 मिनट में 29 यूनिट पानी भर पाएगा। 1 मिनट में 29 यूनिट पानी भर पाएगा तो टोटल हमें पानी भरना है 1296 यूनिट। तो 1296 यूनिट पानी भरने में कितना समय लग जाएगा, टोटल समय लग जाएगा 1296/29 मिनट का समय लग जाएगा। अब देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 44 सही, हम इसे लिख सकते हैं 44 सही 20/29 मिनट का समय लग जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के गया 44 सही 20/29। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक व्यक्ति 900 मीटर लंबी एक सड़क को 6 मिनट में पार करता है। व्यक्ति की चाल किलोमीटर पर घंटा में ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रहे चाल पूछ रहे किलोमीटर पर घंटा में। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दूरी क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दूरी दिया हुआ है, हमें दूरी दिया हुआ है 900 मीटर, दूरी क्या दिया है 900 मीटर। और हमें क्वेश्चन में टाइम क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है 6 मिनट का, हमें टाइम दिया 6 मिनट का। और हमसे स्पीड पूछ रहे किलोमीटर पर घंटा में। तो देखिए हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम मीटर पर सेकंड का स्पीड सबसे पहले निकालेंगे। मीटर पर सेकंड का स्पीड निकालने के लिए हम इस समय को सेकंड में चेंज करेंगे। सेकंड में चेंज करने के लिए हम इस 6 मिनट में गुना करेंगे 60 से, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा सेकंड में। अब देखिए हम यहाँ स्पीड निकालेंगे, हम यहाँ स्पीड निकालेंगे मीटर पर सेकंड में। तो स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस में हम टाइम से भाग देंगे तो हमारा स्पीड निकल के आ जाएगा। यहाँ से स्पीड हो जाएगा 900/6 गुने 60 मीटर पर सेकंड। अब देखिए यहाँ से हमारा स्पीड मीटर पर सेकंड में निकल के आ गया, लेकिन हमसे पूछ रहे किलोमीटर पर घंटा में। तो देखिए किलोमीटर पर घंटा में स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस मीटर पर सेकंड की स्पीड में गुना करेंगे 18/5 से। देखिए हम इसमें गुना करेंगे 900/6 गुने 60 में हम गुना करेंगे 18/5 से, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा किलोमीटर पर घंटा में। अब देखिए हम यहाँ से इसे अगर काटेंगे तो ये हमारा 6 से कितने बार में जाएगा, 6 से जाएगा 3 बार में। 1 जीरो से हमारा 1 जीरो कट जाएगा। 6 से 90 को काटेंगे तो ये हमारा जाएगा 15 बार में। 5 से 15 को काटेंगे ये जाएगा 3 बार में। अब देखिए 3 में 3 से गुना करेंगे तो यहाँ से हमारा स्पीड निकल के आ गया 9 किलोमीटर पर घंटा। किलोमीटर पर घंटा में स्पीड क्या निकल के आएगा, 9 किलोमीटर पर घंटा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 9 किलोमीटर पर घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है। समान दिशा में 2 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलते हुए एक व्यक्ति को यह 3 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की चाल ज्ञात करें। हमसे पूछ के रहे ट्रेन की चाल पूछ रहे। तो देखिए जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को या किसी खंबे को पार करती है तो उस केस में ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलती है। अब देखिए यहाँ जो है ट्रेन व्यक्ति को पार कर रही है, तो व्यक्ति को पार करने में चली गई दूरी क्या हो जाएगा, ट्रेन की लंबाई के बराबर। और हमें क्वेश्चन में ट्रेन की लंबाई क्या दे, 150 मीटर। यानी यहाँ दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ दूरी हो जाएगा 150 मीटर। और व्यक्ति को पार करने में समय कितना लग रहा है, व्यक्ति को पार करने में समय लग रहा है 3 सेकेंड का। अब देखिए हमें यहाँ डिस्टेंस पता है और समय पता है, तो हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। हम यहाँ से स्पीड निकालेंगे तो जो हमारा स्पीड निकल के आएगा वो हमारा स्पीड कैसा निकल के आएगा, रिलेटिव स्पीड निकल के आएगा। तो देखिए हम यहाँ स्पीड निकालेंगे तो स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस में हम समय से भाग देंगे, तो यहाँ से हमारा स्पीड हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए हम इस मीटर पर सेकेंड को सबसे पहले किलोमीटर पर घंटा में चेंज कर लेते हैं। किलोमीटर पर घंटा में चेंज करने के लिए हम इसमें गुना करेंगे 18/5 से, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा किलोमीटर पर घंटा में। 5 से अगर हम 50 को काटेंगे तो ये जाएगा 10 बार में। 10 से गुना करेंगे 18 में तो ये हमारा हो जाएगा 180 किलोमीटर
ये हमारा हो जाएगा 180 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए यहाँ से रिलेटिव स्पीड क्या निकल के आ गया है, 180 किलोमीटर पर घंटा। और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि दोनों जो है एक ही दिशा में जा रहे हैं और व्यक्ति का हमें स्पीड दिया 2 किलोमीटर पर घंटा। तो देखिए जब दोनों एक ही दिशा में जाएंगे तो हम वहां जब रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों के स्पीड को माइनस करेंगे। अब देखिए दोनों के स्पीड को माइनस किए होंगे तब जाके हमारा ये रिलेटिव स्पीड क्या निकल के आया होगा, 180 किलोमीटर पर घंटा। तो हम यहां से ट्रेन का स्पीड बता पाएंगे। ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा, ट्रेन का स्पीड हो जाएगा 180 प्लस 2 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। ट्रेन का स्पीड हो जाएगा 180 प्लस 2 किलोमीटर पर घंटा, यानी यहां से हमारा आंसर निकल के आ गया 182 किलोमीटर पर घंटा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 182 किलोमीटर पर घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करेगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।